अमीर और गरीब बहू की राखी। गरिमा मेरी प्यारी बहन, मेरे पास तुझे इस रक्षाबंधन में देने के लिए इन चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैं तुझे आज तक वो सभी खुशियां नहीं दे पाया जो एक भाई अपनी बहन को देता है। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने आज तक मुझे कभी भी माँ बापू की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे हमेशा माँ और बापू दोनों का ही प्यार दिया। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है? गरिमा और अनुपम के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जिसके चलते अनुपम ने भाई के साथ साथ माँ बाप का भी फर्ज निभाया और अपनी छोटी बहन गरिमा को बड़े ही लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। गरिमा के लिए उसके भाई अनुपम से बढ़कर और कोई भी चीज नहीं थी। सच में इन दोनों भाई बहन का रिश्ता बेहद ही प्यारा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर रिश्ता हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, और ऐसा ही कुछ अंजना और पूरब के साथ था। बाय मॉम, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए जा रही हूँ। शाम को आने में लेट हो जाऊंगी, तो आप लोग मेरा वेट मत करना। अंजना, 1 मिनट रुक। तू जानती है ना, आज रक्षाबंधन है और इस दिन भी तू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही है। आज तो तुझे अपने भाई के साथ होना चाहिए। कब से तेरा भाई तुझे राखी बंधवाने का इंतजार कर रहा है और तू है कि बिना राखी बांधे जा रही है। मॉम, आप जानती हो ना, मुझे रक्षाबंधन जैसे त्योहार बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो बस टाइम पास करने की चीज है जो पुराने जमाने में लोगों ने अपने लिए बनाए थे। अंजना, तू जानती भी है तू क्या बोले जा रही है। हमारे देश में रक्षाबंधन का त्योहार सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है और तू इसी त्योहार के बारे में ऐसी बकवास बातें कर रही है। माँ, मैं कोई बकवास बातें नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस रियलिटी आपके सामने बोल रही हूँ। अब मुझे प्लीज जाने दो, मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। अंजना जैसे ही जाने लगती है वैसे ही अंजना का भाई पूरब आ जाता है। अंजना, तुम मुझे बिना राखी बांधे कहाँ जा रही हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए रक्षाबंधन पर क्या लेकर आया था। iPhone 14 Pro Max। तुम्हें ये कब से चाहिए था ना? थैंक यू भाई, लेकिन मुझे रक्षाबंधन जैसे त्योहार में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। एक धागा बांधना भी क्या कोई त्योहार हो सकता है? ये सारे बकवास बातें हैं। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर पार्टी करने जा रही हूँ, सो आप भी अपने फ्रेंड के साथ जाइए और एंजॉय करिए। अंजना, हम हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन साल में एक दिन तो मिलता है जिस दिन हम दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ रह सके। लेकिन इस दिन भी तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। अरे कम से कम आज के दिन तो मुझे राखी बांध कर मेरे साथ रहो। ओह गॉड, मैं कैसे घर में फंस गई। जबरदस्ती करने की भी हद होती है। समझो प्लीज, हटो मेरे रास्ते से। इतना कहकर अंजना पूरब के हाथ से आईफोन ले लेती है और वहां से चली जाती है। पूरब को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंजना एक बड़े ही अमीर घर से होती है। अमीरी के घमंड में अंजना इतनी ज्यादा खो गई थी कि उसके लिए किसी भी रिश्ते का कोई मोल नहीं था। ऐसे ही समय बीतता रहता है और अंजना और गरिमा की एक ही घर में शादी हो जाती है। आप रो क्यों रहे हैं भैया? आपकी बहन का आपसे भी ज्यादा ख्याल रखूंगा मैंने गरिमा से प्यार किया है। मैं इसे कभी भी किसी बात की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। मैंने फूलों की तरह इसे पाला पोसा है। अगर इससे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे बोल देना, लेकिन इसे मत डांटना। फिक्र मत कीजिए, मैंने आपसे वादा किया है और मैं अपने वादे को जरूर निभाऊंगा। इतना कहकर विराज गरिमा को ले जाता है। अपनी बहन को पराये घर जाता देखकर अनुपम की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसे खुशी भी होती है कि अब उसकी बहन की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहेंगी, कोई दुख नहीं रहेगा। शादी के बाद गरिमा अपनी शादीशुदा जिंदगी को सारी जिम्मेदारियों के साथ निभाती है और खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती है। गरिमा का रंग काफी ज्यादा काला होता है, लेकिन गरिमा और अंजना की सास कविता अपनी दोनों बहुओं को एक समान प्यार करती है। गरिमा, अंजना बहू, तुम दोनों यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। चलो मेरे साथ, हमें शॉपिंग करने के लिए जाना है। शॉपिंग करने के लिए? लेकिन क्यों माँ जी? लगता है तुम दोनों भूल गई हो। तुम्हें याद नहीं कि 1 हफ्ते बाद रक्षाबंधन है। तुम दोनों को शॉपिंग नहीं करनी अपने भाइयों के लिए? अभी तो रक्षाबंधन की बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है माँ जी। अंजना बहू, तू क्या देख रही है? जा, तू भी जाकर तैयार हो जा। माँ जी, मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ राखी की शॉपिंग करने के लिए। मुझे रक्षाबंधन जैसे त्योहार में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये त्योहार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप लोग ही जाए शॉपिंग करने के लिए। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? ये तो सबसे पवित्र त्योहार होता है और तू इस त्योहार की बेइज्जती कर रही है। हाँ अंजना, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम तो चुप ही रहो, काली कलूटी जैसी शक्ल की। तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? कोयले से भी ज्यादा काली हो। ऐसी शक्ल लेकर तू मेरे सामने कैसे बात कर सकती है? अंजना, ये तू कैसी बातें कर रही है?
जैसे तू इस घर की बहू है वैसे ही गरिमा भी इस घर की बहू है। अगर मैं तुम दोनों के रंग को लेकर भेदभाव नहीं करती तो तू क्यों कर रही है? आपका भाषण सुनने में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप लोगों को जाना है आप जाइए, लेकिन मुझे इन चीजों में मत घसीटिए। इतना घमंड मत कर बहू, एक दिन तेरा ये घमंड तुझे ले डूबेगा। अंजना अपनी सास कविता की बातों को नजरअंदाज करके अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। रक्षाबंधन पर अंजना और गरिमा के भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए उनके ससुराल आते हैं। गरिमा बड़ी खुशी के साथ अपने भाई को राखी बांधती है और रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। लेकिन वही बेचारा विराज अपनी बहन का इंतजार करता रहता है, लेकिन अंजना नहीं आती। काफी देर इंतजार करने के बाद अंजना आ जाती है और अपने भाई विराज को देखते ही बोलती है, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि मुझे इन त्योहार में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आप मेरे ससुराल आ गए मुझसे राखी बंधवाने के लिए। आपको एक बार में समझ नहीं आता? अंजना तुम मेरी बहन हो। मैं तो इसी आस में आया था कि शायद शादी के बाद तुम पहले की तरह नहीं हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल पहले की तरह ही हो अब भी। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। जिसके बाद अंजना अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी अचानक सीढ़ी पर जाते हुए अंजना की साड़ी का पल्लू उसके पैर के नीचे आ जाता है, जिससे अंजना फिसलकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से अंजना का सर फट जाता है और उसका बहुत सारा खून बहने लगता है, जिसे देखकर विराज जल्दी से अंजना को हॉस्पिटल लेकर जाता है। देखिए, सीढ़ियों से गिरने की वजह से काफी सारा ब्लड लॉस हो चुका है और फिलहाल इनका ब्लड ग्रुप हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो आप लोग इन्हें ब्लड देकर इनकी जान बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अंजना मेरी बहन है, हम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, आप मेरा ब्लड उसे डोनेट कर दीजिए। विराज के कहने पर डॉक्टर जल्दी से विराज का ब्लड निकालकर अंजना की बॉडी में ट्रांसफर करता है, जिसके कुछ घंटे बाद अंजना की तबीयत में सुधार आ जाता है और वो होश में आ जाती है। अंजना को जब इन बातों का पता चलता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा भाई बहन के रिश्ते का अपमान किया, लेकिन आज आपकी वजह से ही मेरी जान बच पाई है। अगर आप चाहते तो मुझ जैसी बहन को कभी अपना खून नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद भी आपने मेरी जान बचाई। गरिमा, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। मेरी बहन, तुझे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफी है मेरे लिए। विराज अपनी बहन अंजना को माफ कर देता है, जिसके बाद अंजना हॉस्पिटल में ही अपने भाई को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। विनोय और अंकित बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। विनोय बचपन से ही अमीर था और अंकित बस साधारण परिवार से था। बड़े होते होते विनोय ने अपने बाबा के कारोबार को और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, लेकिन अंकित गरीब ही था। मुबारक हो अंकित, तुझे बेटी हुई है। हाँ शुक्रिया। क्या हुआ, तो खुश नहीं है? खुश तो बहुत हूँ, लेकिन बिटिया पराई होती है ना। समय इतनी तेजी से जा रहा है, कल को इसके ब्याह का खर्च ये गरीब बाप कैसे उठाएगा? इतनी सी बात, अरे हम किस लिए हैं भाई? हैं? तेरी बेटी मेरी बेटी की तरह है और मैं अपनी दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। क्या तू अपनी बच्ची की शादी मेरे बेटे से करेगा? अंकित की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और दोनों दोस्तों ने उसी दिन अपने बेटी और बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया था। समय यूं ही बीत गया और अब काजल और रोहन दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और अब दोनों की ही आपस में शादी होने वाली थी। विनोय, मेरे पास मेरी बच्ची को विदा करने के लिए दहेज नहीं है। तू किस तरह की बातें कर रहा है? तू अपनी सबसे बड़ी अमानत मुझे दे रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोनों दोस्त हालातों से तो अलग थे, लेकिन आज भी वो दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और काजल विनोय की छोटी बहू बनकर आ जाती है। रोहन की शादी के साथ साथ उसके बड़े भाई की भी शादी हुई थी। उसके बड़े भाई दिलीप की शादी एक अमीर घराने की लड़की सोना से हुई थी। शादी के बाद सभी काजल से बहुत ज्यादा खुश थे, सिवाय काजल की सास उर्मिला के। अब शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। बहू, तू उठ गई? आजा, साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। ए काली, चल जल्दी से हमारे लिए ताजा ताजा फलों का जूस लेकर आ। जी माँ, लाई। काजल की जेठानी सोना और उर्मिला काजल को उसके रंग और गरीब मायके की वजह से अपने जूते की नोक पर रखते थे। वेट अ मिनट, मुझे फ्रूट जूस नहीं, आज सिर्फ एग खाने हैं। जाओ, जाकर लेकर आओ, अभी लाती हूँ। काजल अपनी सास और जेठानी के लिए नाश्ता बनाकर लाती है। वो उनके सामने नाश्ता रखकर खुद भी नाश्ते के लिए बैठ ही रही होती है कि तभी रुक रुक काली, कहाँ घुसी चली आ रही है? माँ, वो मैं नाश्ता
तेरे जैसे गरीब ये वीआईपी लोगों के जैसे नाश्ता नहीं करते। जाकर चाय रस खा। ये जूस वगैरह तुझे शोभा नहीं देता है। काजल की सास हमेशा उससे ऐसे ही भेदभाव किया करती थी, लेकिन काजल कभी भी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती थी। वो बेचारी उतने में ही खुश रहती थी जितना उसे नसीब होता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और अब दोनों ही बहुएं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। एक तरफ उर्मिला अपनी गोरी और अमीर बहू को एक भी काम नहीं करने देती थी, तो वहीं दूसरी तरफ काजल प्रेगनेंसी के बाद भी सारे काम किया करती थी। ए काली, मेरी बहू का कुछ खट्टा खाने का मन हो रहा है। जा बाजार से सोना के लिए 1 किलो इमली ले आ। पर सासू माँ, मैंने तुझसे पूछा नहीं है, ऑर्डर दिया है। जा लेकर आ। काजल कुछ नहीं बोली और प्रेगनेंसी की हालत में वो अपनी जेठानी के लिए इमली खरीदने चली गई और अपनी जेठानी को इमली लाकर दे दी। खा ले बहू, तेरा किसी और चीज का मन हो तो मुझे बोल देना। घर में नौकरों की कमी नहीं है। जी सासू माँ। घर में काजल को नौकरानी से भी कम इज्जत मिलती थी, लेकिन वो बेचारी गरीब लड़की इन सभी को नजरअंदाज करके खुशी खुशी अपने ससुराल में अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन, माँ, सोना, काजल, देखो तो मैं क्या लाया हूँ। अरे वाह, केक। आपको कैसे पता चला कि मेरा केक खाने का मन था? बस चल गया। अब जल्दी से माँ और काजल को भी बुला लो, सभी साथ में इसे खा लेना। उस काली को ये केक देने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या तरीका है सोना? काजल तुमसे छोटी है और वो तुम्हारी देवरानी है। अरे चुप कर। ना जाने मेरे बेटे की मत मारी गई थी, उसे ऐसी काली स्याही जैसी बहू मिली, बस दे दिया उसे केक। चुपचाप तू और सोना मिलकर उसे खा लो। पर माँ, देखिए, या तो आप ये केक मेरे साथ खाइए, वरना अगर उस काली को भी खिलाना चाहते हैं तो मैं इसे नहीं खाऊंगी। सोना के इसी तरह बात बात में नखरे रहते थे। दिलीप को उसकी बात माननी पड़ती है। इसी तरह से दिन बीत गए और दोनों बहुओं की डिलीवरी का समय आ गया। इसलिए वो अपनी बीवी को डिलीवरी के लिए बड़े अस्पताल में लेकर गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन का काम ठीक ठाक था, इसलिए उसने अपनी बीवी की डिलीवरी एक साधारण से सरकारी अस्पताल में ही करवा दी। सोना को एक बेटा हुआ था और काजल को एक बेटी। दोनों बहुएं 2 दिन के बाद घर वापस आ जाती है। उर्मिला ने अपनी अमीर बहू का स्वागत बहुत अच्छे से किया और छोटी बहू को लेने वो दरवाजे तक भी नहीं आई। शायद माँ भाभी की सेवा में लगे लगे थक गई होगी, इसलिए नहीं आई। आओ काजल, हमारी बच्ची को लेकर आराम से अंदर आ जाओ। काजल का पति उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। अपनी पत्नी की डिलीवरी के बाद रोहन ने ही काजल का ध्यान रखा। उर्मिला तो काजल की बच्ची के पास भी नहीं आती थी और ना ही कभी उसे प्यार भरी निगाहों से देखती थी। ऐसे ही चलते चलते 3 साल बीत गए। अब दोनों के ही बच्चे 3-3 साल के हो चुके थे। ए काली की मनहूस लड़की, चल मेरे पोते से दूर हट। उर्मिला अपने पोते को खिला रही थी। जैसे ही उसकी पोती उसके पास आई, उर्मिला ने उसे रुलाकर भगा दिया। माँ जी, बस बहुत हुआ। आज तक आपने मेरे साथ जो कुछ किया मैंने कभी उफ नहीं की, लेकिन मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा अन्याय जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। काली, तेरी धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। चल निकल यहाँ से। काजल को अपनी सास का अपनी बेटी के साथ ऐसे सलूक करते हुए देखकर बड़ा ही दुख हुआ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और आज पूरे परिवार को विनोय के एक क्लाइंट की पार्टी में जाना था। सभी जाने के लिए तैयार हो गए। काजल, तुम तैयार हो? दिलीप और सोना बड़े महंगे कपड़ों में थे, जबकि रोहन का परिवार बस साधारण सा ही तैयार था। सभी मिलकर पार्टी में चले गए। पार्टी में सभी लोग बस दिलीप की ही इज्जत कर रहे थे। 1 ग्लास वाटर प्लीज। श्योर सर, मुझे भी 1 गिलास पानी मिलेगा। क्यों रे, मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ? जाकर खुद पानी पी ले। ये तो मेरे भाई से कैसी बात कर रहे हो? हाँ, ये आपके भाई हैं? अब सॉरी सर। वो नौकर चला गया। वो पार्टी अमीर लोगों की थी और हैसियत से दिलीप ज्यादा अमीर था, इसलिए सभी दिलीप की ही इज्जत करते थे, जैसे खाने को पूछना, बैठने को जगह देना और जी जनाब से बात करना वगैरह। रोहन को तो सभी बस एक गरीब नौकर की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। इन सबसे सोना बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उर्मिला को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो अपने बेटों से बराबर प्यार करती थी और मन ही मन उसे अपनी छोटी बहू के साथ किए हुए अपने बर्ताव पर भी शर्मिंदगी हो रही थी। अब मैं समझ पा रही हूँ कि काजल को कैसा लगता होगा। उर्मिला को मन ही मन बहुत पछतावा हुआ और उसने घर जाकर अपनी बहू से इस बात पर माफी मांगी। मुझे माफ कर दे काजल। आज जब मेरे अपने बेटों के बीच भेदभाव हुआ, तब मुझे समझ आया कि तुझ पर क्या बीतती होगी। हो सके तो अपनी सास को माफ कर दे। नहीं माँ, बड़े लोग माफी नहीं, आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। आप माफी मत मांगिए। उर्मिला ने काजल के इतना कहते ही उसे गले लगा लिया। तू कितनी अच्छी है बहू, मुझे सच में तू माफ कर देना और अपनी सास को उसकी पोती को भी गोद में उठाने दे। जरूर माँ। काजल बहुत खुश हुई
क्योंकि आज उसे अपनी सास का प्यार मिल रहा था। आज उर्मिला के मन की नफरत खत्म हो चुकी थी। उसने खुशी खुशी अपनी बहू को गले से लगा लिया और अपनी पोती को भी गोद में लिया। अपनी सास को देखकर सोना का भी बर्ताव काजल के प्रति बदल गया और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।